हेलो बच्चों, अभी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ओजोनोलिसिस के बारे में बात कर ली थी। रिडक्शन उससे पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स स्टार्ट कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो है 11th क्लास का टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी वेटेज वाला टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसके खूब सारे सवाल, चाहे IIT हो, चाहे नीट हो, एडवांस हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, सभी में इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। और हाइड्रोकार्बन्स का यूज़ जो है वो हर जगह पे होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसलिए आप लोग हाइड्रोकार्बन्स अच्छे से पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हाइड्रोकार्बन्स, जैसा कि आप लोग नाम से जानते हो, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन, ऐसे मॉलिक्यूल्स की स्टडी हम लोग करेंगे जिसमें क्या होगा, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से इन्वॉल्व होंगे। और हमें ये पता है कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक हमारे पास में होता है एल्केन, सेकेंड वन इज एल्कीन एंड थर्ड वन इज एल्काइन। तो 11th के अंदर जो आपका चैप्टर दे रखा है वो एक कंबाइंड चैप्टर है, उसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, उसी तरीके से इसको डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे। पहले एल्केन पढ़ेंगे, देन एल्कीन एंड देन एल्काइन। और यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है कि सबसे पहला हम लोगों को कि भाई जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस हैं, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक जैसे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आ गया, मेल्टिंग पॉइंट आ गया, सोलिबिलिटी, डेंसिटी, विस्कोसिटी वगैरह, ये सारे हमें पॉइंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोगों को पढ़ना है कि भाई जो एल्केन्स या जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या हैं, उनको किस तरीके से बनाया जाता है। और थर्ड पार्ट आता है हमारे पास में केमिकल रिएक्शंस, या उनकी बोल सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि भाई जो एल्केन की या एल्कीन या एल्काइन की किस किस टाइप के रिएक्शंस होती हैं, कौन से कंपाउंड के साथ में वो किस तरीके का प्रोडक्ट जनरेट करवाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप एल्केन से स्टार्ट करेंगे, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके साथ साथ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तीनों पोर्शंस इसमें कवर करते हुए चलेंगे। अब आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जो एल्केन के कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हैं या एल्केन की जो सर्टेन रिएक्शंस हैं, वो आगे चल के जो 12th के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे आते हैं जिनके अंदर वो कॉमन होता है। जैसे आप एल्काइल हैलाइड पढ़ते हो, तो एल्काइल हैलाइड की कोई पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो क्या हो सकती है, एल्केन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो सकता है, या एल्कीन की कोई जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो एल्काइल हैलाइड की केमिकल रिएक्शन हो सकती है। तो ये चीज़ें आगे चल के वापस से क्या होगी, रिपीट होगी 12th क्लास के जो टॉपिक्स आएंगे उनके अंदर। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन है उनका शुरू से लेके एंडिंग तक क्या रहेगा, वेटेज रहेगा। इसके साथ साथ हम लोगों को एरोमेटिक के बारे में भी बात करनी है। कुछ हाइड्रोकार्बन्स ऐसे होते हैं जो एरोमेटिक नेचर के होते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, या टोल्यूइन हो गया, या ज़ाइलीन हो गया। इस तरीके के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या हैं, एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को बिल्कुल अलग से टॉपिक बना के पढ़ेंगे। ठीक है, एरोमेटिसिटी के बारे में हम लोग GOC के अंदर बात कर चुके हैं। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किससे, एल्केन से। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एल्केन से। तो आप लोगों के सामने एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है, दैट इज CnH2n+2। मतलब क्या हो गया, जितने कार्बन्स हैं उसके अंदर डबल हाइड्रोजन्स +2 करना है, तो जो हमारा मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। एल्केन्स को एक अल्टरनेट नेम से जानते हैं, दैट इज पैराफिन्स। क्या होता है, पैराफिन्स। पैराफिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। पैराफिन्स एक ग्रीक वर्ड है। इसके अंदर क्या होता है, पैराफिन का मतलब क्या हो गया, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इनर्ट नेचर के हों, जो आसानी से रिएक्ट नहीं करते हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराफिन्स बोलते हैं। तो एल्केन को आप अल्टरनेट नेम से क्या जानोगे, पैराफिन्स जानोगे। ठीक है, अब एल्केन के बारे में एक जनरल जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि एल्केन्स जो होते हैं वो काफ़ी इनर्ट नेचर के होते हैं। इनर्ट इन द सेंस वो आसानी से रिएक्ट नहीं करते। आप चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन कराओ, चाहे आप रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन कराओ, चाहे एसिड के साथ कराओ, चाहे बेस के साथ कराओ, ये इन चारों में से किसी के साथ भी आसानी से रिएक्शन शो नहीं करते। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन्स को इनर्ट नेचर का बोलते हैं, जो आसानी से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो एल्केन करते क्या है, एल्केन जो होते हैं वो हीटिंग वगैरह करने पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर देते हैं। तो एल्केन की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है क्या होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं FSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ और अगर बातें करें हम लोग, तो जो एल्केन्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे फ्यूल की तरह कंसिडर किए जाते हैं। एल्केन्स आर यूज्ड एज ए फ्यूल। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आप लोग जैसे मीथेन की बात करते हो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होगी, CNG गैस होगी, तो वो क्या होती है, मीथेन होती है, जिसको हम लोग मार्श गैस भी बोल देते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास में क्या हो गया, जैसे आप घर में LPG सिलेंडर यूज करते हो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है वो भी क्या होती है, एल्केन्स का मिक्सचर होती है, लाइक वो इथेन और ब्यूटेन वगैरह के कॉम्बिनेशन होती है।
ठीक है। उसके साथ साथ आप लोग पेट्रोल यूज़ करते हो, डीजल यूज़ करते हो, ये सब भी क्या होते हैं, एल्केन्स होते हैं। लाइक पेट्रोल की अगर मैं बात करूँ, पेट्रोल को हम लोग गैसोलीन भी बोला जाता है। तो पेट्रोल जो है वो C7 to C9 जो कार्बन्स हैं या C6 to C9 जो कार्बन्स हैं उनके मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। उसके साथ में कुछ एरोमेटिक रिंग्स भी प्रेजेंट हो सकती है, तो वो भी हमारे क्या है, सारे के सारे एल्केन्स हैं। और उसके अलावा जैसे डीजल की बात करूँ तो डीजल क्या हो गया, C16 हो गया। उसी तरीके से केरोसिन वगैरह ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या है, एल्केन्स ही होते हैं। तो एल्केन हमारा डेली लाइफ में काफ़ी यूजफुल कंपाउंड है, तो इसको हम लोगों को क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्टिंग में सबसे पहले इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस आएगी जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग लिखते हुए चलेंगे। तो मैं फर्स्ट नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो सबसे सिंपल और सबसे बेसिक है और आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कहाँ पे, रिडक्शन के साथ में, दैट इज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन जो है फर्स्ट नंबर में लिख रहा हूँ। क्या पढ़ा था, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके कंसिडर कर रहा हूँ कि भाई कोई भी एल्कीन जो है या जो एल्काइन है उसका हम लोगों ने क्या करवा दिया, हाइड्रोजनेशन करवा दिया। तो हाइड्रोजनेशन मतलब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में H2, Ni, PD, PT वगैरह आप कुछ भी यूज कर सकते हो। सपोज करो कि हमारे पास में ये एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। इसके रिएक्शन मैंने कराई किसके साथ में, H2 के साथ में। रूम टेम्परेचर पे हमें पता है बिना कैटलिस्ट ये रिएक्शन होती नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, इसके साथ में 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया मान लो, ठीक है, जो जनरली रूम टेम्परेचर, और हमने इसके साथ क्या किया, कैटलिस्ट यूज कर दिया, लाइक निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम वगैरह कुछ भी हमने यूज कर लिया। तो दिस इज नोन एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो जैसे ही आप इसका हाइड्रोजनेशन कराओगे, सेन एडिशन प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। तो चाहे आप एल्कीन लो चाहे एल्काइन लो, एल्काइन भी कंसिडर कर लेते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3। इसका भी मैंने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा दिया H2Na के साथ में। तो प्रोडक्ट क्या बना, N ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 एंड CH3। उसी तरीके से यहाँ पर भी प्रोडक्ट क्या बना, CH2 एंड CH3। तो ये सबसे सिंपल और सबसे बेसिक तरीका है हमारे पास में, क्या आप रिडक्शन करवा के, थ्रू रिडक्शन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हमने क्या कर दिया, एल्कीन का रिडक्शन करा के एल्केन ऑब्टेन कर लिया। तो ये तो हो गया सबसे बेसिक एग्जांपल। रिडक्शन के कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, वो हम लोग अभी बाद में बात करेंगे, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, लाइक मेटल हाइड्राइड्स के साथ में पढ़ चुके हैं, या फिर आप मेटल प्लस एसिड के कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हो, ठीक है, या रेड फॉस्फोरस HI के साथ पढ़ चुके हो, या क्लीमेंशन वुल्फ कृष्ण रिडक्शन पढ़ चुके हो। बहुत सारे हम लोगों ने रिडक्शंस पढ़े थे जिसमें क्या बन रही थी, एल्केन बन रही थी। तो उन मेथड्स को हम लोग अलग से लिख लेंगे एक बार। और अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज वुड्स रिएक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वुड्स रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे सेकंड नंबर का मेथड हो गया ये हमारे पास में, फर्स्ट नंबर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एंड सेकंड इज वुड्स रिएक्शन। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मेट लिख रहा हूँ। क्या होता है वुड्स रिएक्शन में, हमारे पास में एल्काइल हैलाइड है और इसके हमने रिएक्शन करवा दी किसके साथ में, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब ये ड्राई ईथर क्यों लिखा है, इसका रीजन मैं अभी समझाऊंगा आप लोगों को। तो आपके सामने फॉर्मेट ऐसा लिखा होगा, 2 मोल्स ऑफ RX और इसके रिएक्शन मैंने करवा दी किसके साथ में, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, R का कॉम्बिनेशन, और साथ में हम लोगों को मिल जाएगा 2 मोल्स ऑफ NaX। ये सिंपल सा फॉर्मेट है आपका किसका, वुड्स रिएक्शन का। अब ये रिएक्शन कैसे हुई होगी, क्या इसका मैकेनिज्म है, वो हम लोग डिटेल में बात करते हैं। इसको पहले मैं एक सिंपल से फॉर्मेट में और लिख देता हूं। आप लोगों को क्वेश्चन करते समय मैकेनिज्म से मतलब नहीं है, हम लोगों को प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए कि किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके ऐसे लिख दूं, RX, उसके साथ में सोडियम को मैं बीच में लिख देता हूं, और उसके साथ में ये XR लिख दिया मान लो, और यहां से मैंने क्या कर दिया, ये 2 मोल्स भी मेंशन कर दिया, ठीक है। तो दिस इज 2 मोल ऑफ सोडियम, ये आपके सामने मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं, और यहां पे मैंने क्या लिख दिया, ड्राई ईथर। तो प्रोडक्ट क्या बना, सिंपल सा प्रोडक्ट है। आपको क्या करना है, 2 मोल NaX के बाहर निकाल देने हैं इस तरीके से। ये दोनों हेलोजेंस, 2 सोडियम बाहर निकाल दिए, तो क्या हो गया, ये R ग्रुप जो है वो इस R ग्रुप से क्या हो गया, कपल हो गया। मतलब यहाँ पर क्या बन गया, जब आप किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ में, सोडियम ड्राई ईथर के साथ में, तो दोनों R ग्रुप जो है वो क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। तो यहाँ से कंपाउंड क्या बना, R। अब कंडीशन क्या है कि ये जो R ग्रुप एल्काइल ग्रुप है
जिसके अंदर सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स होने चाहिए। सिग्मा बॉन्ड्स इन द सेंस सिंगल बॉन्ड्स, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अनसेचुरेशन नहीं होनी चाहिए। अगर अनसेचुरेशन हो गई तो फिर एल्कीन या एल्काइन वगैरह कुछ बन जाएगा उस कंडीशन में, ठीक है। हमें क्या बनाना है, एल्केन बनाना है। तो ये जो आर ग्रुप्स है उनको क्या मानते हुए चलना है, सेचुरेटेड मानते हुए चलना है, मतलब सारे सिग्मा बॉन्ड्स वाले। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर करता हूँ कि मान लो मॉलिक्यूल है CH3Cl, ठीक है। तो 2 मोल्स ऑफ CH3Cl ले लिया मैंने, ये इस तरीके से लिखा होगा 2 मोल्स ऑफ CH3Cl, और इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ में कराई, या जरूरी नहीं है 2 लिखा हो, सिर्फ CH3Cl भी लिखा हो सकता है। इसकी मैंने करवा दी सोडियम और ड्राई ईथर के साथ में, ये रिएक्शन करा दी। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट सिंपल सा है, क्या करना है, मान लो यहाँ पे CH3, मान लो CH3Cl और इधर भी CH3Cl, तो 2 CH3 के मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया, आपस में अटैच कर दिया, और साथ में 2 मोल्स ऑफ NaCl बन गया। कैसे, देखो CH3Cl प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम प्लस ClCH3, तो ये मॉलिक्यूल हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो -2 मोल्स ऑफ NaX, इसके साथ में ऊपर भी NaX बना था, 2 मोल्स ऑफ NaX, तो -2 मोल्स ऑफ NaX कर दिया। तो ये CH3 जो है वो किससे कनेक्ट हो गया, इस CH3 से। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बना, CH3 एंड CH3, तो ये क्या बन गया, इथेन बन गया। तो ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है, हमने क्या कर दिया, इथेन का फॉर्मेशन कर लिया। अब मीथेन बनाना तो मीथेन इस मेथड से नहीं बनेगा, मीथेन बनाने का कोई और तरीका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 R ग्रुप के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो गए, कपल हो गए। इसी को हम लोग नाम देते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन इज डन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर विथ एल्काइल हैलाइड। तो आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है, R ग्रुप्स को आपस में कनेक्ट करके प्रोडक्ट लिख देना है, जैसे हम लोगों ने CH3 मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब इसके जो मैकेनिज्म्स हैं, 2 पॉसिबल मैकेनिज्म्स होते हैं, एक हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी होता है और एक कार्बन एनाइन मैकेनिज्म भी होता है, और दोनों मैकेनिज्म जो हैं वो पैरेलल चलते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म मैं लिख देता हूँ, इसका मैकेनिज्म हम लोग लिखते हैं। हमने 2 मैकेनिज्म की बात करी थी। फर्स्ट नंबर हमारे पास में आता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, दोनों मैकेनिज्म्स पैरेलल चलते हैं, और एक कार्बन एनाइन मैकेनिज्म है हमारे पास में। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होगा, मैं यहाँ पे पहले फॉर्मेट लिख देता हूँ, ठीक है ना, कि Rx है हमारे पास में, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ Rx, और इसकी मैंने सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन करवाई है। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिला था हम लोगों को, RR, और साथ में मिल गया था NaX, 2 मोल्स ऑफ NaX हम लोगों को मिलने वाला है, ठीक है, या ये जो भी है इस तरीके से, ये हमारे पास फॉर्मेट है। अब इसको मैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से समझा रहा हूँ कि हमारे पास में ये जो एल्काइल हैलाइड है, हमें पता है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में इस जो बॉन्ड है इसका होमोलिटिकल क्लीवेज होता है। होमोलिटिकल क्लीवेज का मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास में और हेलोजन का इलेक्ट्रॉन हेलोजन के पास में, मतलब फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास में, 2 मोल्स ऑफ R फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो R फ्री रेडिकल्स है ना, दिस इज द इंटरमीडिएट, ये क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। अब हमने क्या कर रखा है, इस रिएक्शन में सोडियम भी ले रखा है। तो सोडियम का काम क्या है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन जो है, दिस इज सोडियम, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। समझ में आ रही है बात। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके साथ में आकर पेयरिंग करता है इधर, मतलब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इस हेलोजन को दे देता है। तो ये हेलोजन जो है वो किसके फॉर्म में बाहर आया, वो X माइनस के फॉर्म में बाहर आया। तो यहाँ से बाहर क्या निकला, 1 मोल ऑफ NaX। तो ऐसे ही दूसरा एल्काइल हैलाइड है, वो भी सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, एक और NaX का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा, Na+ और X माइनस। तो बेसिकली सोडियम की प्रेजेंस में जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ से ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो जाता है, और X रेडिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके X माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और पीछे क्या बचा, R रेडिकल। इसी तरीके से दोनों एल्काइल हैलाइड जो है वो क्या कर देंगे, 2 R रेडिकल्स बना लेंगे। तो जो दूसरा R रेडिकल है ना अपने पास में, जो दूसरा R रेडिकल आएगा वो R रेडिकल ये वाला और ये R रेडिकल जो है आपस में क्या कर देंगे, कपलिंग कर देंगे। तो 2 R रेडिकल जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, R R, और इसके साथ में क्या बना हमारे पास में, 2 मोल्स ऑफ NaX। तो सिंपल सा प्रोसेस है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कुछ नहीं है, बस ये R फ्री रेडिकल बन गए 2, और दोनों R फ्री रेडिकल आपस में क्या हो गए, कंबाइन होके कपलिंग कर ली, ठीक है। एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि जो एल्केन्स होते हैं वो काफी
इजीली फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करते हैं हीटिंग करने पर। अल्ट्रावायलेट या सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हम लोग हीट करते हैं जनरली, तो वो क्या कर देते हैं, फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो आर फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, वो क्या होता है कि जो भी आर रेडिकल है वो O2 के साथ में रिएक्शन करता है। एनवायरनमेंट में प्रेजेंस जो भी O2 होगी, तो इसके साथ जैसे ही रिएक्शन करता है तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और ये कंपाउंड जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर काफ़ी स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये स्टेबल होने की वजह से इजीली आर रेडिकल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो एक तो मैकेनिज्म हमारे पास में ये हो गया, इसका अभी कोई लेना देना नहीं है, ये एक रेडिकल मैकेनिज्म हो गया, फ्री रेडिकल। दूसरे मैकेनिज्म की बात करते हैं। सेकेंड मैकेनिज्म इज कार्बोएनाइन मैकेनिज्म। दिस इज कार्बोएनाइन मैकेनिज्म। कार्बोएनाइन मैकेनिज्म में क्या होगा, कार्बोएनाइन का फॉर्मेशन होगा। हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाई हमने, तो अब ध्यान देना, हमारे पास में 2 मोल सोडियम है, तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज करेंगे सोडियम, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए यहाँ पर, समझ में आ रही बात। और साथ में क्या बन गया, 2 मोल्स ऑफ Na+, ये इस तरीके से। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो R अपने पास में रख लेता है, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ चले गए, इस हेलोजन के साथ में कपल हो गए। तो मतलब यहाँ से क्या मिल गया हमें, 2 मोल्स ऑफ Na+ एंड X-। कुल मिला के हुआ क्या, सोडियम ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए और ये X जो है वो X- के फॉर्म में बाहर निकल गया। अब यहाँ रेडिकल जनरेट नहीं हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसके साथ चले गए, R के साथ में। तो हमारे पास में कंपाउंड क्या बन गया, R-। R- क्या होता है, एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, ये बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है। तो याद करो, रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोगों ने SN1 SN2 रिएक्शंस पढ़ी थी। SN2 रिएक्शन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स फेवर करते हैं, और जो एल्काइल हैलाइड होता है वो कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री या 2 डिग्री। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ में SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। तो ये जो R- है ना, ये एक इंटरमीडिएट टाइप का है। ये क्या करेगा, जो हमारे पास में दूसरा मॉलिक्यूल है RX का, भाई हम शुरुआत में 2 मोल लेते हैं ना RX का, आप चाहो तो सेम ले सकते हो, आप चाहो तो डिफरेंट भी ले सकते हो। तो ये जो R- बना है, ये R- इस R ग्रुप के ऊपर अटैक करके इस हेलोजन को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो यहां से रिएक्शन कौन सी हो गई है, दिस इज SN2 रिएक्शन। ठीक है, SN2 रिएक्शन हो गई, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, और यहां से कंपाउंड क्या बना, R। समझ में आ रही है बात। और ये जो दूसरा हेलोजन बाहर निकला है ना, वो यहाँ से मतलब -2 मोल्स ऑफ NX मैंने पहले लिख दिया, ये NX बाहर निकल गया यहाँ से, सिंपल सा। ठीक है, तो एक तो 2 सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिए थे और NX बाहर निकला, और फिर एक NX यहाँ से बाहर निकल गया, Na+, और ये दूसरा X-। तो साथ में क्या मिल गया, 2 मोल्स ऑफ NaX। तो ये भी प्रोसेस बिल्कुल सिंपल सा है कि RX था, वो R- बनाया, R- मतलब एनाइन का फॉर्मेशन किया, और ये एनाइन जो है वो RX के ऊपर अटैक करके क्या कर देगा, इस हेलोजन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू बाहर कर देगा। तो SN2 रिएक्शन है। सो यहाँ पे एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 रिएक्शन शो कर रहा है, और SN2 रिएक्शन जो होती है वो हिंड्रेंस के साथ में नहीं होती है, और 1 डिग्री और 2 डिग्री में इजिली होती है। तो अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हुआ हमारे पास में, तो उसमें आप लोगों को याद रखना है कि कपलिंग जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। मतलब ये जो R की कपलिंग है ना, वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। और इनफैक्ट इसके अंदर आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जो R की जो यील्ड बनती है, हो सकता है अगर कपलिंग हो भी गई हो तो वो काफ़ी कम बनती है, लो यील्ड ऑफ R। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इन केस ऑफ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो R का जो प्रोडक्ट है वो आसानी से नहीं बनता है, या बनता है तो क्या बनेगा, काफ़ी कम मात्रा में बनेगा। और ये एक सिंपल से SN2 रिएक्शन है, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री के साथ में फेवरेबल होती है। मैंने आप लोगों के सामने 2 मैकेनिज्म लिखे हैं, एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी है और एक कार्बोएनाइन मैकेनिज्म भी है। तो दोनों मैकेनिज्म्स पॉसिबल हैं यहाँ पर, दोनों मैकेनिज्म्स पैरेलल चलते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ, बोथ मैकेनिज्म्स रन्स पैरेलल। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोनों में से चाहे कोई भी मैकेनिज्म फॉलो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोगों को बस जो फॉर्मेट है वही ध्यान रखना है कि RX को सोडियम ट्राईईथर के साथ में रिएक्शन कराई तो R का फॉर्मेशन होता है और साथ में NX का फॉर्मेशन हो जाता है। बस इसी फॉर्मेट को आपको याद रखना है। ठीक है, ये मैकेनिज्म बस समझने के पर्पज से है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जब आप ये R- वाला मैकेनिज्म कार्बोएनाइन का मैकेनिज्म लिखते हो, जब आप आयनिक फॉर्म के अंदर लिखते हो, ठीक है, ये R- एक तरह का आयन ही तो हो गया,
पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जब सेपरेट होते हैं तो वो क्या होता है, आयंस बन जाते हैं। तो ये R माइनस जो है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है एज वेल एज ए बेस भी वो एक्ट करता है। तो जब R माइनस का फॉर्मेशन होता है ना तो SN2 रिएक्शन होती है आगे। तो SN2 रिएक्शन के साथ में क्या करना पड़ेगा, 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स आप लोगों को लेने पड़ेंगे, और जो रेट है वो किसमें, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में ज़्यादा फास्ट होगी एज कम्पेयर टू 2 डिग्री। तो वुड्स रिएक्शन की रेट भी आप यहाँ पे बोल सकते हो कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री के रेस्पेक्ट में ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा थ्रू कार्बेनाइन मैकेनिज्म। तो एक तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है 3 डिग्री यहाँ पर नहीं लेना है, या होता है तो उसके अंदर क्या बनेगा वो मैं अभी लिख दूंगा। दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, हमने बात करी थी कि जो ईथर है दैट शुड बी ड्राई। ईथर कैसा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। ड्राई ईथर क्यों होना चाहिए कि जब आप ईथर जो यूज करते हो इसके अंदर, तो ये R माइनस है ना, ये कार्बेनाइन बना यहाँ पर, तो ये R माइनस वाटर के साथ में अगर मॉइस्चराइज्ड हुआ तो वाटर के साथ में क्या कर लेगा, RH का फॉर्मेशन कर लेगा। तो R का फॉर्मेशन यहाँ पर हो नहीं पाएगा। हमें पता है कि भाई एसिडिक हाइड्रोजन है H2O के पास में, और जैसे किसी एनाइन को H प्लस दिखा तो वो क्या करेगा, उस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और एसिड बेस रिएक्शन शो करके क्या कर लेगा, यहीं पे RH का फॉर्मेशन कर लेगा। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना कि जो ईथर यूज कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। तो ईथर शुड बी ड्राई एंड एल्काइल हैलाइड शुड नॉट बी 3 डिग्री इन वुड्स रिएक्शन। और इसके साथ में एक लिमिटेशन भी है वुड्स रिएक्शन की, क्या है कि इसमें ईथर ही सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं, दूसरा हम लोग कुछ सॉल्वेंट की तरह यूज कर नहीं सकते। और साथ साथ में वुड्स रिएक्शन से जो बनने वाली एल्केन है वो एक इवन एल्केन बनाने के लिए फेवरेबल मेथड है। कैसे कि चाहे आप ये जो R ग्रुप है चाहे एक कार्बन का लो तो 2 R ग्रुप कनेक्ट होके क्या कर देंगे, 2 कार्बन का एल्केन बना देंगे। जैसे CH3X और CH3X की रिएक्शन करवाई तो क्या बन गया, CH3 इथेन बन गया। भाई हमेशा हो क्या रहा है, 2 R ग्रुप कंबाइन ही तो हो रहे हैं। तो अगर मान लो आप 2 कार्बन का ले रहे हो तो 2 और 2 मिलके कितने बन गए, 4। अगर आपने 3 कार्बन का ले लिया तो 3 और 3 मिलके कितने बन गए, 6। 10 का ले लिया तो 10 और 10 मिलके कितने हो गए, 20। मतलब आप चाहे एल्काइल हैलाइड कैसा भी लो, उसमें कार्बनों की संख्या चाहे इवन हो चाहे ओड हो, जो बनने वाली एल्केन है कपलिंग के थ्रू वो क्या हो रही है, हमेशा इवन एल्केन ही बनेगी। इवन एल्केन का मतलब जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो। तो वुड्स रिएक्शन इज ए वेरी गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इवन एल्केन्स। ऑड एल्केन्स अगर आपको बनानी है तो ये एक फेवरेबल मेथड नहीं है। इसके साथ साथ में आप एक चीज और भी ध्यान रखना, मान लो कि हमने एल्काइल हैलाइड्स का कॉम्बिनेशन ले लिया, RH लिया और साथ में R-X भी ले लिया, और इसकी मैंने वही सोडियम और ड्राई ईथर के साथ में रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पे जरूर पॉसिबिलिटी कि इवन एल्केन के साथ साथ ऑड एल्केन भी बन जाए, लेकिन ये इसकी जो यील्ड होती है, मात्रा जो होगी वो काफ़ी कम बनेगी। अब यहाँ पे सारे क्रॉस प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं कि भाई हो सकता है कि R जो है वो R के साथ कपल कर जाए तो R भी बन जाएगा। हो सकता है कि R- जो है वो R- के साथ में कंबाइन हो जाए तो R' भी बन जाएगा। और हो सकता है कि R और R' आपस में कंबाइन हो जाए, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है। तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एल्केन्स मिलेगा, मिक्सचर ऑफ एल्केन्स, मतलब ऑड एल्केन्स यहाँ से नहीं बनती है, इवन एल्केन्स इजीली बन जाती है। तो मैं लिमिटेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर, लिमिटेशंस। फर्स्ट नंबर, ईथर सॉल्वेंट होता है, ओनली ईथर इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। सेकेंड हम लोग ईथर सॉल्वेंट ओनली, ठीक है। सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं फेवरेबल फॉर इवन एल्केन्स। इवन एल्केन के फॉर्मेशन के लिए ही फेवरेबल होती है। और थर्ड कंडीशन, इफ 3 डिग्री RH is used, then low yield of RR is obtained। अब ये पॉइंट आप लोगों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि अगर आपने 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड यूज किया तो उसके साथ में RR की जो यील्ड होती है वो क्या रहेगी, काफी कम रहेगी, RR की मात्रा काफी कम बनने वाली है। अब ऐसा क्यों होता है, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, इसके साथ में क्या प्रोडक्ट बनता है आप लोग इसे लिखिए। जैसे मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं कि मान लो आपने कंपाउंड लिया CH3CH2Cl, ये आपने कंपाउंड लिया हुआ, एक एल्काइल हैलाइड है इथाइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, RR को कंबाइन करना है तो CH3CH2, एक कंपाउंड क्या बन गया CH3CH2,
और इसके साथ में वापस CH2CH3, मतलब एक तो हमारा क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। ये RR का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, RR का कॉम्बिनेशन हो गया, इसको R ग्रुप मान लो तो RR का कॉम्बिनेशन बन गया। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि RR का जो प्रोडक्ट है वो तो बनेगा ही, ये अभी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री होता तब भी RR का कॉम्बिनेशन बनता। इसमें एक चीज और होती है, दैट इज कि जो इसके साथ में बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, 2 प्रोडक्ट और भी बनते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारे पास में ये प्रोडक्ट भी बनता है CH3CH3, मतलब इथेन भी बनेगा इसके साथ में, और उसके साथ साथ एक प्रोडक्ट और बनेगा, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब इथेन और इथेन का कॉम्बिनेशन 1:1 मिक्सचर भी मिलेगा इसके साथ। अब ये तो बड़ी सरप्राइजिंग सी बात हो गई कि भाई अभी हमने बात करी थी कि भाई RR की कपलिंग होकर ब्यूटेन ही मिलना था, तो ये कहाँ से बन गए? तो ये ध्यान रखना, ये जो 1:1 प्रोडक्ट है, मतलब जितनी मात्रा में ये बना उतनी ही मात्रा में ये इथीन भी बन गया। तो 1:1 का प्रोडक्ट मिलता है जो माइनर प्रोडक्ट होता है, ये काफी माइनर हो गया। और ये जो प्रोडक्ट है वो कैसा है? मेजर प्रोडक्ट है। और ये जो माइनर प्रोडक्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट। दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट। ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट है। आप लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शंस वगैरह पढ़ते हो तो आप डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी पढ़ते हो, ठीक है। मतलब ये इट इज ए टाइप ऑफ सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हो कि उसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो गया और उसी का क्या हो गया? रिडक्शन भी हो गया। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट है जो 1:1 में बनते हैं। कैसे बनते हैं वो मैं अभी मैकेनिज्म समझाऊंगा इसका, लेकिन ये प्रोडक्ट जो बनेंगे वो किस में बनेंगे? माइनर स्टेट में बनेंगे। ये एल्काइल हैलाइड जो है वो कैसा हो सकता है? इट में बी 1 डिग्री और 2 डिग्री। अब यहां पर एक केस और लेते हैं कि मान लो कि एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री हो गया, तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के केस में क्या होगा? हमने अभी एक पॉइंट लिखा था, इन केस ऑफ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लो यील्ड ऑफ RR इज ऑब्टेन्ड। लो यील्ड ऑफ RR इज ऑब्टेन्ड। तो ये हमारे पास में एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। अब मान लो इसकी रिएक्शन मैंने करा दी किसके साथ में? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मैकेनिज्म चाहे कोई भी हो, चाहे फ्री रेडिकल हो, चाहे कार्बेनाइन मैकेनिज्म, कोई सा भी मैकेनिज्म फॉलो करो। तो सोडियम ड्राई ईथर के साथ में जैसे ही रिएक्शन कराएगी तो हमें पता है कि ये R ग्रुप एक और R ग्रुप के साथ में क्या होगा? कपल होगा। तो एक प्रोडक्ट तो ये बन गया CH3 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 C CH3 CH3 एंड CH3, ये हो गया। ये प्रोडक्ट तो बना ही बना, R का जो कपलिंग है, लेकिन इसकी जो मात्रा होगी वो क्या रहेगी? काफी कम। तो ये माइनर प्रोडक्ट मिलता है, बहुत ही कम मात्रा के अंदर मिलेगा ये प्रोडक्ट। और इसके साथ में जो डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट है, डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट क्या करना है, कैसे बनाना है कि ये जो एल्काइल हैलाइड है इसको Cl को हटा के यहीं पे हाइड्रोजन जोड़ दो, तो इसका एक एल्केन भी बन जाएगा। और इसी का Cl को हटा के क्या कर दो? एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू एल्केन भी बना दो। तो यहाँ पे मैं 2 प्रोडक्ट और लिख रहा हूँ, CH3C CH3 CH3 प्लस ये H आ गया इसके साथ में, और एक हमारा कंपाउंड बन गया CH3C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3, ये प्रोडक्ट और बन गया। और आप लोग देखो ध्यान से कि इस एल्काइल हैलाइड में 4 कार्बन थे, तो 4 कार्बन का ही एल्केन और 4 कार्बन की ही एल्कीन। ये 1:1 मिक्सचर मिलेगा, बराबर मात्रा में मिलेगा, विच इज डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट। लेकिन सरप्राइजिंगली ये प्रोडक्ट कैसा है? ये प्रोडक्ट होगा मेजर। तो ये एक्सेप्शन है यहाँ पर कि इन केस ऑफ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लो यील्ड ऑफ RR इज ऑब्टेन्ड, और डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट है वो कैसा बनता है? मेजर बनता है, जो इसकी एक लिमिटेशन भी है यहाँ पर। अब ये प्रोडक्ट कैसे बनते हैं इसका मैं मैकेनिज्म आप लोगों को समझाता हूँ। अब यहाँ पर पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के केस में हमें पता है कि SN2 रिएक्शन जो है वो आसानी से होती नहीं है। उसका रीजन सिंपल सा है कि ये प्रोडक्ट मेजर क्यों बना डिस्प्रोपोर्शनेशन का कारण क्या है कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में SN2 रिएक्शन आसानी से नहीं होती है, और इनफैक्ट यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग भी है। तो जब आप इसका कार्बेनाइन बनाते हो तो ये जाकर जब अटैक करेगा तो स्टेरिक क्राउडिंग मतलब हिंड्रेंस की वजह से वो SN2 रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा, तो दूसरा एल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन शो कर नहीं पाएगा। तो RR के कपल होने की टेंडेंसी जो है वो भी क्या हो जाएगी? काफी कम हो जाएगी। इसलिए इसकी लिमिटेशन है कि जब आप कार्बेनाइन बनाते हो या जब भी वुड्स रिएक्शन कराते हो तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड आपको क्या करना है? अवॉइड करना है। और उसके साथ साथ में जो ईथर है वो भी कैसा लेना है? ड्राई ईथर लेना है। ठीक है, मैं इसका मैकेनिज्म लिखता हूं कि ये जो डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट है वो किस तरीके से बना। मैं यहाँ पे मैकेनिज्म लिख रहा हूं, दोनों मैकेनिज्म्स लिख रहा हूं। फर्स्ट फ्री रेडिकल कि जो डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट है वो किस तरीके से बनाना है। मान लो कि हमारे पास में ये एल्काइल हैलाइड था CH3 CH3 इस तरीके से,
और यहाँ पर ये Cl था, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड था। तो जब फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है तो ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो मैं इसका फ्री रेडिकल बना के लिख दूँ यहाँ पर। हमारे पास में शुरुआत में क्या बन गया, एक फ्री रेडिकल। तो ऐसे 2 फ्री रेडिकल होंगे, ठीक, ये 3 डिग्री अल्काइल 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। तो ऐसे ही एक फ्री रेडिकल और होगा, CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पर भी एक रेडिकल। ये इस तरीके का है, 2 रेडिकल्स बन गए। अगर ये 3 डिग्री नहीं होते तो ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेते, R का फॉर्मेशन कर लेते। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट कैसे बनता है, देखो जरा, कि ये जो CH3 है, इस CH3 के ऊपर ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, अब ये फ्री रेडिकल कैसे है, देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है, तो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये भी होमोलिटिकली क्लीवेज करते हैं। देखो ध्यान रखना कि जब फ्री रेडिकल एक अगर रिएक्शन में बन जाता है तो वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में कोलाइड करके क्या करता है, उसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करके अपने साथ में अटैच कर लेता है और नए फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये एक चेन प्रोपोगेशन स्टेप टाइप का होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जो है, ये फ्री रेडिकल इस हाइड्रोजन को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करा के अपने साथ में कपल करवा लेगा। मतलब ये कार्बन और ये हाइड्रोजन आपस में क्या हो गए, इधर एक रेडिकल और एक इधर रेडिकल, तो ये दोनों कपल होकर आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, ये हाइड्रोजन इसके साथ चला गया। तो पहला प्रोडक्ट क्या बना, देखो CH3 CH3 CH3, और ये रेडिकल और हाइड्रोजन आपस में कनेक्ट हुए तो हाइड्रोजन यहाँ आ गया, इधर का हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो पहला तो क्या बन गया हमारे पास में, एल्केन बन गया, सीधा सीधा सिंपल सा। अब एल्कीन कैसे बनेगा, कि जब ये हाइड्रोजन इधर चला गया तो ये कार्बन के ऊपर भी फ्री रेडिकल आया, और जब 2 फ्री रेडिकल पास पास में होते तो आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो इस कार्बन का फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल, तो उसी टाइम पे ये रेडिकल भी इधर शिफ्ट हो जाना है। तो जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इसका प्रोडक्ट क्या बना, देखो CH2, हाइड्रोजन तो यहाँ चला गया था, तो डबल बॉन्ड कार्बन CH3 एंड CH3, ये प्रोडक्ट बन गया। तो देखो इसी एल्काइल हैलाइड की एल्कीन भी बनी और इसी एल्काइल हैलाइड का एल्केन भी बना। तो ये 1:1 प्रोडक्ट है, दोनों बराबर मात्रा में बनते हैं और यही प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्या बनते हैं, मेजर होते हैं। तो दिस इज ए टाइप ऑफ सेल्फ रेडॉक्स प्रोडक्ट और डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट। मतलब सेल्फ रेडॉक्स का मतलब क्या है, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो गया और उसी कंपाउंड का रिडक्शन भी हो गया। अब हम लोग अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात कर चुके हैं। रिडक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो आप लोग, इस कार्बन के साथ में, इस कंपाउंड के साथ में तो हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो रिडक्शन हो गया, और इधर से हाइड्रोजन बाहर निकला है तो क्या बन गया, ऑक्सीडेशन। तो देखो आप लोग, इसका क्या हुआ, रिडक्शन, हाइड्रोजन आकर ऐड हो गया और इसी कंपाउंड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन भी हो गया। इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया है, सेल्फ रेडॉक्स। एक तरफ से हाइड्रोजन निकला तो दूसरे के अंदर हाइड्रोजन आकर ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं इसका कार्बेनाइन मैकेनिज्म भी लिख देता हूं, कार्बेनाइन मैकेनिज्म। प्रोडक्ट सेम बनने वाला है। मान लो कि इस बार रेडिकल की जगह मैंने क्या कर दिया, एनाइन यूज कर लिया, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज यूज कर लिया, अगेन वही चीज। अब यहां पर 2 एनाइन नहीं बनाने आप लोगों को, एक कार्बेनाइन का फॉर्मेशन हुआ और उसके साथ में दूसरा एल्काइल हैलाइड ले लिया सपोज करो, ठीक है ना। तो अगेन सेम प्रोसेस कि ये जो कार्बेनाइन है, इधर ये जो हाइड्रोजन है ना, इधर वाला ये हाइड्रोजन जो है काफ़ी कुछ हद तक एसिडिक नेचर का है। कारण क्या है कि हेलोजन के पास वाला कार्बन है, हेलोजन जो है अपना इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव क्रिएट होगा, तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आ रहा है। तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन जो कार्बेनाइन है वो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ये मत समझना कि कार्बेनाइन जो है वो यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करने पर लिविंग ग्रुप नहीं है हमारे पास, इसलिए क्या करता है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को अपने साथ में एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये कार्बेनाइन इधर से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये H+ जैसे ही इसके साथ में अटैच होगा तो इस कार्बन के ऊपर क्या बनेगा, एक नेगेटिव चार्ज बना, और ये नेगेटिव इंटरनली एक लिविंग ग्रुप दिखा इसको, ये यहाँ पर। तो ये इंटरनली SN2 रिएक्शन करके क्या कर लेता है, CH3 CH3 CH3, हाइड्रोजन तो यहाँ पर अटैच हो ही गया, और साथ में क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड C और 2 CH3। अगेन ये वापस कैसा बना, 1:1 प्रोडक्ट। देखो आप लोग कि यहाँ से नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके एल्केन बना लिया, और ये नेगेटिव चार्ज जब इस कार्बन के ऊपर आएगा हाइड्रोजन के बाहर निकलने पर ये नेगेटिव इंटरनली इस हेलोजन को क्या करवा देगा, बाहर निकाल देगा, किसके फॉर्म में, X- के फॉर्म में।
समझ में आ गया। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज जो वो डायरेक्टली यहाँ पर अटैक नहीं कर पाता। कारण क्या है कि ये SN2 रिएक्शन है और SN2 जो है वो 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से नहीं हो पाती है। इसलिए जो डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है एज कंपेयर टू किसके, RR इन केस ऑफ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। तो ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। मैंने आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। इन सभी एग्जाम्पल्स के अंदर आपको क्या करवाना है, वुड्स रिएक्शन करानी है। भाई आप चाहो तो एक सिंगल एल्काइल हैलाइड ले सकते हो, आप चाहो तो एल्काइल हैलाइड्स के कॉम्बिनेशन ले सकते हो, आप चाहो तो एक ही मॉलिक्यूल में कोई डाई हैलाइड टाइप का कंपाउंड यूज कर सकते हो। ठीक है, इन सभी में क्या करवाना है, वुड्स रिएक्शन करानी है इन प्रेजेंस ऑफ क्या, सोडियम एंड ड्राई ईथर। तो सभी में आपका रिएजेंट कॉमन है। ठीक है, सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम लोग ये एग्जाम्पल्स ट्रीट कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट कैसे बनाना है, हमें पता है कि ये एल्काइल हैलाइड MEBR है। तो ये MEBR सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या करेगा, 2 मिथाइल आपस में कपलिंग करा देगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, मिथाइल और मिथाइल आपस में कंबाइन हो गया। अब बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें जो मेन प्रोडक्ट बन रहा है वो लिखना है। इसी तरीके से ETI जो है वो आपस में कंबाइन होके ET का कॉम्बिनेशन, अब ET 4 कार्बन हो गए मतलब ब्यूटेन बन गया। उसी तरीके से आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, अब आपको ये पता होना चाहिए आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्या होता है। देखो CH3 CH3 और CH एंड Cl, ये होता है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच करने, तो CH3 एंड CH3। तो ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, मतलब 2 IPR ग्रुप जो है वो आपस में कपल हो गए। तो मैं इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में मेंशन कर देता हूँ इस तरीके से। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा ये, ठीक है। IPRCl जो है वो क्या होता है, ये होता है IPRCl। उसी तरीके से टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लड़के जल्दबाजी में क्या करते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड हमें पता है ये होता है, ये इस तरीके का, तो इसको आपस में कपल करके ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना देते हैं इस टाइप का। तो ये प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है ये, और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के केस में क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट मेजर बनता है। तो इसी कंपाउंड का क्या करना है, एल्केन भी बनाना है, और इसी कंपाउंड का क्या बनाना है, एल्केन भी बनाना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट जो है उसी को मेजर बनाना है। ठीक है, हो फ्री रेडिकल रिएक्शन ही रही है इसमें। अभी हमने लास्ट में लिखा था पॉइंट कि कॉम्बिनेशन जब आप लेते हो तो क्या बनता है, सेल्फ भी बन जाते हैं और क्रॉस भी। तो 2 मिथाइल कनेक्ट हो सकते हैं आपस में, इसके साथ में 2 इथाइल भी कनेक्ट हो सकते हैं, हो सकता है मिथाइल और इथाइल कनेक्ट हो जाए, तो साथ में Me एंड Et का कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है। इसकी बात करें तो हमें पता है कि यहाँ पे रेडिकल बनेगा और 2 रेडिकल आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, PH CH2 एंड PH, ये कंपाउंड बन गया। यहाँ पे देखो, अब इस कंपाउंड के अंदर एक ही कंपाउंड में डाई हैलाइड लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, हमें पता है हम रेडिकल मैकेनिज्म करो चाहे कार्बेनाइन, रेडिकल बनाते हो तो एक रेडिकल यहाँ बनेगा, एक रेडिकल यहाँ बनेगा, और ये दोनों रेडिकल आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो देखो 1 2 3 4 और 5 कार्बन की एक रिंग बन जाएगी, तो साइक्लोपेंटेन बन जाएगी। यहाँ पर साइक्लोपेंटेन बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है ये, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोपेंटेन। ठीक है, आप चाहो तो रेडिकल मैकेनिज्म से करो, आप चाहो तो एनाइन मैकेनिज्म भी कर सकते हो। कि एनाइन मैकेनिज्म कैसे होगा, कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा और ये नेगेटिव चार्ज इंटरनली लिविंग ग्रुप देख लेगा, तो वो इस तरीके से रिएक्शन करके कर लेगा। तो दोनों ही केस में प्रोडक्ट क्या बनना है, सेम बनना है, दैट इज साइक्लोपेंटेन। उसी तरीके से ये वाला एक रेडिकल यहाँ बनाओ, एक यहाँ बनाओ, और आपस में कपल हो जाएंगे, तो इसमें साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। एंड दीज आर द ओनली प्रोडक्ट्स, इसमें डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट नहीं बनते। ठीक है ना, इसी तरीके से ये वाला एक रेडिकल यहाँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ और एक यहाँ पर, तो ये रेडिकल आपस में और ये रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, और Cl सारे हट जाएंगे, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इस तरीके का। आप लोग घर पे इसको ट्राई करना एक बार कि भाई ये जो Cl और Cl किस तरीके से मैं हटा रहा हूँ और रेडिकल्स जो बन रहे हैं वो किस तरीके से बन रहे हैं, इनको हटा के आप लोग करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट बनेगा ये। ठीक है, अब इन एग्जांपल्स को कंसिडर करते हैं। इस वाले में देखो कि इधर एक रेडिकल बना और एक रेडिकल यहाँ बना, मैं जनरली रेडिकल वाला मैकेनिज्म में लिख रहा हूँ, तो इसमें क्या बन जाएगा, ये 4 मेंबर की रिंग और उसमें इस तरीके का ये बाईसाइक्लो टाइप का कंपाउंड बन गया, ये स्पाइरो टाइप का कंपाउंड बन गया। इसमें देखो ये रेडिकल
और ये रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएगा। तो ये जो 6 कार्बन की रिंग है वो तो एज इट इज मेंटेन्ड है इस तरीके से, और इस कार्बन से एक और इस कार्बन से एक, मतलब बीच में कितना आ गया 2 कार्बन, तो ये ब्रिज हेड टाइप का बन गया। यहाँ पे ये 2 कार्बन आ जाएंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में कपल हो गए। उसी तरीके से इस वाले एग्जाम्पल में दोनों Cl हटा के एक रेडिकल यहाँ और एक रेडिकल यहाँ, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये जो क्यूब की एक लाइन इनकम्प्लीट थी वो कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे जोड़ना, तो ये दोनों रेडिकल बना के यहाँ पे जोड़ दिए। इस कंपाउंड को बोला जाता है क्यूबेन, दिस इज नोन एज क्यूबेन। और एक चीज आप लोगों को और बताता हूँ कि ये जो क्यूबेन है ना, ये इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है। अगर आपने क्या करा, क्यूबेन के सभी जो हाइड्रोजन्स हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है क्यूबेन का, C8H8, ठीक है। क्यूबेन के अगर सारे हाइड्रोजन्स हटा के आपने क्या कर दिया, यहाँ पर NO2 ग्रुप्स लगा दिए, अगर सारे हाइड्रोजन्स को किससे रिप्लेस किया, NO2 ग्रुप से, मतलब आपने 8 NO2 ग्रुप्स लगा दिए, तो इस कंपाउंड को नाम दिया जाता है ऑक्टा नाइट्रोक्यूबेन। दिस कंपाउंड इज नोन एज ऑक्टा नाइट्रोक्यूबेन एंड दिस इज द बेस्ट एक्सप्लोजिव सो फार। मतलब जो एक्सप्लोजिव जो होते हैं, जो बॉम्ब्स वगैरह होते हैं, एक्सप्लोजिव्स जो होते हैं, उनके अंदर सबसे बेस्ट एक्सप्लोजिव जो है वो हमारा क्या होता है, ऑक्टा नाइट्रोक्यूबेन। नाइट्रो कंपाउंड जो होते हैं जनरली हाईली क्या होते हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं, इसलिए ये ऑक्टा नाइट्रोक्यूबेन जो है वो एक बेस्ट एक्सप्लोजिव की तरह कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वुड्स रिएक्शन करवानी है। अब वुड्स रिएक्शन के सिमिलर कुछ और रिएक्शंस है, वो भी मैं लिख देता हूँ, देन फर्दर मेथड पे चलते हैं। एक हमारे पास में होती है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास में PHCl होता है, मतलब फिनाइल, मतलब बेंजीन के ऊपर हमारा Cl हो गया। इसकी हमने किसके साथ में रिएक्शन कराई, सोडियम ड्राई ईथर के साथ में, तो 2 पीएच आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब हालांकि ये एल्केन तो नहीं बन रहा है, लेकिन एक बाईफिनाइल सिस्टम जरूर बन रहा है, तो इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो PH PH, ठीक है। तो बाईफिनाइल बन गया। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बोला जाता है फिटिग रिएक्शन, ठीक है। और ये एक सिमिलर है वुड्स रिएक्शन की तरह। एक वुड्स फिटिग रिएक्शन भी होती है, वुड्स फिटिग रिएक्शन। अब वुड्स फिटिग रिएक्शन में क्या है, फिटिग और वुड्स रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है कि भाई आपने क्या करा, MECl यूज करा और उसके साथ में आपने PHCl। ये नेम रिएक्शंस हैं जो डायरेक्टली सीधी सीधी पूछ ली जाती है, हालांकि पूछते नहीं है। सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराई तो इसमें देखो क्रॉस प्रोडक्ट भी बनेंगे, Me के साथ भी कंबाइन होगा, तो एक तो इथेन भी बन गया। PH के साथ में तो बाईफिनाइल सिस्टम भी बन गया, और उसके साथ में Me और PH के ऊपर क्या आ जाएगा, Me ग्रुप आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलविन। तो ये टॉलविन भी बन गया। तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इसमें क्या होने वाले हैं, ऑब्टेन होने वाले हैं। एक रिएक्शन सिमिलर है, दैट इज फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अभी हम लोग जो मेथड्स पढ़ रहे हैं वो एल्काइल हैलाइड्स के थ्रू एल्केन बनाने के तरीके पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जब वुड्स रिएक्शन स्टार्ट करी थी, तो जहाँ पे वुड्स रिएक्शन लिखा है वहाँ पे स्टार्टिंग में टॉपिक लिख देना थ्रू एल्काइल हैलाइड्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स थ्रू एल्काइल हैलाइड्स, उसमें फर्स्ट नंबर है अपना वुड्स रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या होता है, 2 मोल्स ऑफ RX, और इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसके साथ में, Zn के साथ में। तो यहाँ से कंपाउंड क्या बन जाएगा, ZnX2 और RR बन जाएगा और साथ में ZnX2। तो इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन।